नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज दिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम कोचिंग हब पर। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य केवल और केवल उन व्यक्तियों की सहायता करना है जो एग्जाम्स की तैयारी तो बड़ी शिद्दत से करते हैं, परंतु किसी कारणवश एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी उन रीजंस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों दूसरों से ज्यादा मेहनत करने के बावजूद उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, परंतु हमारा नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं सूरज दहिया करंटली एक ऑथर, स्कॉलर और टीचर हूँ। एज अ स्पोर्ट्समैन शतरंज का खिलाड़ी हूँ। अभी तक काफ़ी एग्जाम जैसे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एमटीएस, यूपीएस, ई डबल एस बी डी, ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम्स को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है। जी हाँ दोस्तों, पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है। वीडियो पर बने रहिए, बताऊंगा आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के बारे में कि कैसे आप भी 100% गारंटी के साथ किसी भी एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या कहाँ उत्पन्न होती है। हमें यही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बिना किसी प्लानिंग के हम रोज रोज नई नई बुक्स पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। हमें इवन ये तक नहीं पता होता कि एग्जाम्स से पहले रिवीजन किस प्रकार करनी है, क्योंकि नोट्स तो हमने बनाए नहीं होते हैं। इन सभी चीजों का रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस और नर्वसनेस। जितना एग्जाम पास आता जाता है, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन में कमी आने लगती है। हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? एग्जाम में बैठते ही पेपर को देखकर रोना आता है और घर आकर बाय बाय टाटा टाटा नहीं पढ़ना। सोचने लग जाते हैं कि पढ़ाई टाइम वेस्टिंग है, और इट्स नॉट दैट इजी टू क्रैक एन एग्जाम, है ना? ऐसा ही होता है ना। इतना समय बर्बाद करने के बावजूद हमें कामयाबी नहीं मिलती है। आई नो बड़ा डिफिकल्ट होता होगा, तैयारी करते रहना होगा, पर कोई बात नहीं, अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ दोस्तों कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ भी ना, लंबी लंबी किताबें पढ़ने की जरूरत है, ना बड़े बड़े लेक्चर्स देखने की, ना फालतू की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की, ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने, ना टाइम कंज्यूमिंग मॉक टेस्ट लगाने की, ना किसी प्रकार का अनरिलायबल कोई स्टडी मटेरियल परचेज करने की। हम सोचते हैं कि कितना आसान होता ना अगर घर बैठे बस सिलेबस दे दिया जाए कि इसे पढ़ो और टेस्ट क्लियर हो जाएगा। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं भी तैयार था कि बेशक कोई भी 50,000 1 लाख रुपए तक ले ले, पर मेरा एग्जाम क्लियर करवा दे, ऐसा मुझे पढ़ाए। काफी सारे दिग्गजों से कांटेक्ट भी किया, किसी ने कोई सहायता नहीं की। मैं समझ सकता हूँ कितना मुश्किल होता है, हम अकेले तैयारी करते हैं, एक एक चीज को 50-50 गुना ज्यादा समय देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो एक्सपर्ट्स नहीं है जो हमें बता सके कि सिर्फ यहाँ से ये पढ़ने की आवश्यकता है। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। ऐसा कोर्स लेकर आया हूँ, मात्र 60 घंटे। मात्र 60 घंटे पढ़ना है और एग्जाम क्लियर कर दोगे। 100% गारंटी है इस चीज की कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से एग्जाम नहीं रुकेगा। सच बता रहा हूँ, इतना आसान है ना जॉब पाना आज के टाइम में। सिर्फ पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए, और एक बार जॉब मिल जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए, बस फिर क्या है, लाइफ सेट है। दोस्त और रिश्तेदार पूरी उम्र सराहेंगे। जिंदगी में मजे ही मजे है दोस्तों। अब कुछ मेरे भाई सोच रहे होंगे कि अच्छा, 100% सक्सेस वो कैसे? दोस्तों, हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर एग्जाम, सारे एग्जाम्स को प्रॉपरली एनालाइज किया गया है। हर बुक, जितनी भी अभी तक फिजिकल एजुकेशन की अपनी पॉपुलर बुक्स है, हर एक बुक को अच्छे से पढ़ा गया है। और उन सारी बुक्स वगैरह को पढ़ने के बाद, उन सारे पेपर्स वगैरह को देखने के बाद ही पूरे पूरा जो ये हमारा कंटेंट है, जिसमें 3,000 से ज्यादा स्लाइड्स होंगी और उनकी सहायता से ही पढ़ाया जाएगा, वो प्रिपेयर किया गया है। जो वीकली टेस्ट होंगे हमारे, वो भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के अनुसार ही हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे।
इवन रिसर्च ये प्रूव करती है कि जब हम वीडियोस या पीपीटीज के माध्यम से पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू ऑडियो लेक्चर्स, तो हमें 4 गुना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाते हैं, 4 गुना ज्यादा लंबे समय तक हम चीजों को याद कर पाते हैं। खैर, आगे देखते हैं। पूरे कोर्स में दोस्तों कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। एक एक टॉपिक की इतनी बेहतरीन पीपीटी बनाई गई है, एक एक टॉपिक को इतने बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। गारंटी लेता हूँ कोई चांस ही नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से कोई भी अपना एग्जाम रह जाएगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, आज के लेक्चर को शुरू करेंगे। उससे पहले लास्ट की 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैं सिर्फ मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की आवश्यकता है। एक है प्रॉपर प्लानिंग, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, सारा कंटेंट वगैरह तैयार है। और दूसरा है परसेवरेंस, किसी भी चीज को पाने के लिए निरंतर अभ्यास, और वो आपको करने की आवश्यकता है दोस्तों। स्टडी मटेरियल मैं देता हूँ, विश्वास करो, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना इससे बाहर। हाँ, यदि आप यूजीसी नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कितना भी पढ़ो उसके लिए कम है, पर उससे अलग कोई भी एग्जाम है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 100% गारंटी है, मैं जिम्मेवार हूँ अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो। एक एक टॉपिक को इतनी बारीकी से समझाया जाएगा और इतने अम्यूजिंग वे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी बिल्कुल डेडिकेट है ना कि हाँ मुझे तो करना ही करना है, वही मुझसे कांटेक्ट करे। उसका एग्जाम गारंटेड क्लियर होएगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। तो समय बर्बाद नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि एनाटॉमी होती क्या है, फिजियोलॉजी होती क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल टर्म्स कौन सी है, इंपॉर्टेंट हमारी मूवमेंट्स कौन कौन सी है। ये सारी वो चीजें हैं दोस्तों, इनके बिना हम एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल बेसिक से ही मैं शुरुआत करूंगा। तो पहली चीज है दोस्तों, पहला जो प्रश्न उठता है वो यही है कि व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी है क्या? बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में हम एक एक चीज को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस चीज को दोबारा से उस चीज के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा और बताया जाएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। व्हाट इज एनाटॉमी? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर। मतलब एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे भाई, लीवर कहाँ पे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके 4 लोब्स होते हैं, या हार्ट होता है, उसके ये 4 चैम्बर्स है, कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या प्लेट है, साइनोएट्रियल नोड वगैरह कहाँ पे स्थित है। ये सारी चीजें हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। नीचे वाले जीआईएफ में यही दिखाया गया है कि कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ पे स्थित है। साइड में देखेंगे जैसे ह्यूमन बॉडी का दिखा रखे हैं, अलग अलग पार्ट्स दिखा रखे हैं। नीचे दिखा रखे हैं सिस्टम, जैसे मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे हम इसमें एनाटॉमी की यदि बात करें तो हम कैसे क्या पढ़ेंगे कि हार्ट कहाँ पे प्लेट है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी आर्टरीज निकलती है, कौन कौन सी वेंस कहाँ पे जाती है। ये सारी चीजें हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। दूसरा है दोस्तों फिजियोलॉजी। एनाटॉमी तो हमने पढ़ लिया कि हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिजियोलॉजी में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी चीज किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो कौन कौन सी चीज किस प्रकार से कार्य करती है। हार्ट है जैसे, उसमें पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, फिर आगे वो प्यूरिफाई किस प्रकार से होगा, फिर दोबारा जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, वो कहाँ कहाँ से जाके और पूरी बॉडी को हमारे ऑक्सीजन प्रदान करेगा। ये सारी चीजें हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। देखो जैसे सबसे ऊपर वाली इमेज में हम देख सकते हैं कि हार्ट है वो कैसे बीट कर रहा है। और भी जितनी भी जीआईएफ्स है उन सब में फिजियोलॉजी दिखा रखी है कि कैसे कैसे ये करती है, चीजें कार्य करती है।
इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आती है दोस्तों, एनाटॉमिकल पोजीशन। कोई भी मैंने देखा है यूट्यूब पे इतने इतने व्यक्ति बस पढ़ा रहे हैं, कोई भी बेसिक से नहीं समझाता है। एनाटॉमिकल पोजीशन वगैरह कोई जिक्र ही नहीं करता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है अपनी एनाटॉमी में पढ़ने के लिए। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आर्म साइड में होनी चाहिए, पाम जो हमारी पाल्म्स है वो सामने की तरफ फेस्ड होनी चाहिए, लेग्स जो है हमारी पैरेलल होनी चाहिए, फीट जो है वो सामने की तरफ होनी चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन का यूज क्या है, जो हम आगे अब मूवमेंट्स पढ़ेंगे और जो हम डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ेंगे, वो एनाटॉमिकल पोजीशन को कंसीडर करके ही पढ़ी जाती हैं। तो डायरेक्शनल टर्म्स को देखेंगे। डायरेक्शनल टर्म्स किस लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों, यूज टू डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ अ बॉडी पार्ट इन रिलेशन टू अनदर। मतलब दो दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं, जैसे एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, मीडियल क्या है, लेटरल क्या है। यूज कहाँ पे होती है, जैसे हम मूवमेंट्स वगैरह भी करेंगे कि ये पार्ट मीडियल से लेटरल जा रहा है, तो इसको ये मूवमेंट कही गई है। अच्छा, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर है, हमारा ये पार्ट यहाँ पे सिचुएटेड है, एंटीरियर व्यू से देखे तो यहाँ पे, पोस्टीरियर से देखे तो यहाँ पे है। ये सारी चीजें डायरेक्शनल टर्म्स जो है हमको स्टडी करने में काफी ज्यादा सहायता करती है। एक एक को समझेंगे दोस्तों अच्छे से, जो एग्जाम्स में आती है उन्हीं से शुरुआत करेंगे। एंटीरियर क्या है, मतलब आगे का पार्ट। देखो जितनी भी मूवमेंट्स होगी, जितनी भी डायरेक्शनल टर्म्स होगी दोस्तों, वो सारी क्या है, एक दूसरे से ओपोजिट कर करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एंटीरियर। एंटीरियर क्या है, आगे की तरफ। इसी तरह पोस्टीरियर क्या है, पीछे की तरफ। पीछे का जब हम ये व्यू है, ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। फिर सुपीरियर की हम बात करते हैं, तो सुपीरियर क्या है, टुवार्ड्स द हेड, या ऊपर की तरफ, मतलब हेड की तरफ। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, इंफीरियर, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स और टुवार्ड्स द फीट, नीचे की तरफ। इमेजेस मैंने इसलिए डाली है दोस्तों, इमेजेस से हमको पढ़ने में काफी ज्यादा इजी हो जाती है, चीजें याद करने में इजी हो जाती है। फिर है मीडियल। देखो नाम से ही पता चल रहा है चीजों का, मीडियल, मिड लाइन, बीच में जब हम बात कर रहे हैं, बॉडी के बिल्कुल बीच की बात कर रहे हैं, तो वो मीडियल है। और इसकी ऑपोजिट क्या हो जाएगी, लेटरल, बाहर की तरफ। अभी आगे समझ में आएगा कि मीडियल है, लेटरल है, ये हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, आगे मूवमेंट्स वगैरह आएंगे तो हम समझेंगे इन चीजों को अच्छे से। इसके बाद है दोस्तों प्रोक्सिमल, नियर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी और टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। प्रोक्सिमल और डिस्टल को कैसे याद रखना है, मैं बताता हूँ। जब हम किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल, तो जो जो पास की चीज होएगी वो हमारी प्रोक्सिमल होएगी, जो दूर की होएगी वो हमारी डिस्टल होएगी। इसको हम नॉर्मली हार्ट से कंपेयर करके चलते हैं। जैसे हमारे तीन मोलर्स हैं, तो जो फर्स्ट मोलर है वो हमारा प्रोक्सिमल मोलर होता है। क्यों, क्योंकि वो हार्ट के ज्यादा पास है। या हम फेलेंजिस की बात करते हैं, तो जो हमारी ऊपर वाली फेलेंज होती है उसको हम प्रोक्सिमल फेलेंज करते हैं, नीचे वाली को डिस्टल फेलेंज कहते हैं। ये सारी चीजें हम जब एनाटॉमी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम वगैरह, वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ट्रिक क्या है इसको रिमेम्बर करने की, प्रोक्सिमल पी से पास और डिस्टल डी से दूर। अभी के लिए सिर्फ इतना पढ़ लो, ये भी इनफ है। सम अदर डायरेक्शनल टर्म्स भी है, जैसे सिनिस्टर होगी, डेक्स्ट्रल होगी, जिनका मतलब होता है लेफ्ट और राइट, वेंट्रल होगी, डोर्सल होगी, सेफेलिक होगी, कोडल होगी। ये जो डायरेक्शनल टर्म्स है ये दोस्तों, जो चार लिंब वाले, सॉरी, जो मतलब एनिमल्स वगैरह होते हैं चार पैरों वाले, उनके लिए यूज होती है। जैसे वेंट्रल होती है, जैसे कुत्ता है उसका नीचे की तरफ जो बेली की तरफ का है, और डोर्सल होती है उसके ऊपर की तरफ, सेफेलिक है जैसे उसके मुंह की तरफ, हेड की तरफ, कोडल है उसकी पूंछ की तरफ, सुपरफिशियल है और डीप है। जब हम किन्हीं दो चीजों के बीच में डिफरेंस, किन्हीं दो चीजों के बीच में देखते हैं, सुपरफिशियल होती है बॉडी सरफेस से पास, और डीप होती है बॉडी सरफेस से दूर। ये जितनी भी डायरेक्शनल टर्म्स दी गई है दोस्तों, इन सब का पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, नेट में आ सकती है और किसी एग्जाम में नहीं आएंगी, जहां तक मैंने देखा है अभी तक। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी। मतलब अभी पार्ट कहीं पे है, फिर कहीं और है,
अभी कहीं है फिर कहीं है, जो मतलब वो पार्ट यहाँ से वहां मूव हुआ है उसी को हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पेपर में क्वेश्चन इससे अराइज होता है। सबसे पहले है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है? मतलब किन्हीं भी दो हड्डियों के बीच में एंगल को कम करना। किसी जीआईएफ को देखते हैं, जैसे व्हाइट कपड़ों में जो लड़की है, वो अपनी जो उसकी लेग है उसको ऊपर की ओर जब ले जा रही है, तो जो उसकी फीमर और नीचे टिबिया फिबुला बोन है उनके बीच में एंगल कम हो रहा है, तो इसी को हम फ्लेक्शन कहते हैं। एक दूसरी जीआईएफ देखते हैं, जैसे सामने से देखो, इसकी ऊपर जो ह्यूमरस बोन है उसके बीच में और जो इसकी रेडियस अल्ना बोन है उनके बीच में एंगल कम हो रहा है दोस्तों, तो ये फ्लेक्शन मूवमेंट है। इसकी ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी? एक्सटेंशन। उसमें फ्लेक्शन में क्या हो रहा था? एंगल कम हो रहा था। एक्सटेंशन में क्या है? एंगल बढ़ रहा है दोस्तों। एंगल इसकी ऑपोजिट, एक्सटेंशन इसकी ऑपोजिट मूवमेंट है फ्लेक्शन की। इसी तरह फिर हाइपर एक्सटेंशन, ये एक एक्स्ट्रा मूवमेंट है। हाइपर एक्सटेंशन कौन सी होती है दोस्तों? कि हमारी बॉडी बिल्कुल 180 डिग्री में है और उसके बावजूद हम बियॉन्ड इट्स रेंज उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे जीआईएफ में देख सकते हैं 180 डिग्री है, तो ये ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है, अपनी लिमिट से एक्सटेंड कर रहा है। फिर है दोस्तों एबडक्शन। पीछे मिड लाइन और लेटरल की बात की थी ना, अभी समझ में आएगा। मूविंग द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन, मतलब मिड लाइन से दूर की तरफ किसी बॉडी पार्ट को ले जाना, उसको हम एबडक्शन कहते हैं दोस्तों। देखो ये इमेजेस देख सकते हैं, मिड लाइन से दूर की तरफ जब कोई बॉडी पार्ट जा रहा है तो उसको हम एबडक्शन कहते हैं, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एडक्शन। मतलब मिड लाइन की तरफ जब कोई बॉडी पार्ट आ रहा है तो उसको हम एडक्शन कहते हैं। नीचे ये इमेज देखो जिसमें ब्लैक शॉर्ट्स पहने हैं। एडक्शन मतलब टांग को दूसरी टांग के जब पास लेके आएंगे तो वो एडक्शन है। इसके बाद है दोस्तों सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन क्या है? फोरआर्म को रोटेट करना, और जो पाल्म है हमारी वो ऊपर की तरफ फेस कर रही है, वो सुपिनेशन है। और पाल्म जब नीचे की ओर फेस कर रही है रोटेट करने के बाद, तो वो हमारी प्रोनेशन है। जीआईएफ में और अदर इमेजेस में हम अच्छे से इसको देख के समझ सकते हैं। और इसका उल्टा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? प्रोनेशन। रोटेटिंग द फोरआर्म सो द पाल्म इज फेसिंग बैकवर्ड और डाउनवर्ड। सुपिनेशन में पाल्म ऊपर की तरफ होएगी, प्रोनेशन में नीचे की तरफ। फिर है दोस्तों इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड, मतलब जो हमारी फीट की सोल है उसको अंदर की तरफ मूव करना, वो हमारी इनवर्ड है। नीचे लेफ्ट मोस्ट बॉटम कॉर्नर में देखो, हमारी फीट को अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, एवर्जन। फुट को बाहर की तरफ रोटेट करना। नीचे एक ये इमेज दे रखी है, नॉर्मल क्या है, इन्वर्जन क्या है और एवर्जन क्या है, राइट फुट को दिखा रखा है इसमें। फिर है दोस्तों रोटेशन। रोटेशन हम सबको पता है कि रोटेशन क्या होती है? किसी भी एक एक्सिस के अराउंड जब हमारी होल लिम्ब या एक बोन जो है वो घूमती है, वो रोटेशन जो है ये मीडियल भी हो सकती है, रोटेशन जो है हमारी लेटरल भी हो सकती है। फिर है एक मूवमेंट सर्कमडक्शन, जिसके बारे में मैं भी ना सुन रखा हूँ। सर्कमडक्शन में क्या होता है दोस्तों? जो हमारी प्रोक्सिमल एंड होता है वो तो होता है स्टेशनरी, वो हिलता नहीं है, और जो डिस्टल एंड हमारा होता है वो एक सर्कल में रोटेट करता है। जैसे देखो यहाँ पे प्रोक्सिमल एंड कौन सा है? हमारा जो ये शोल्डर के पास जॉइंट है। और डिस्टल एंड कौन सा है? जो ये फिंगर्स के पास है। और इसको एक ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाना, इस मूवमेंट को सर्कमडक्शन कहते हैं। इसके बाद है डोर्सीफ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डोर्सीफ्लेक्शन कौन सी है? फुट को शिन की तरफ लेके आना। देखो जीआईएफ में देखो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा डोर्सीफ्लेक्शन क्या है। शिन शिन की तरफ अपने पंजे को लेके आना, फीट को ऊपर की तरफ उठाना। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या हो जाएगा? डिप्रेसिंग द फुट, मतलब फीट को नीचे की तरफ ले जाना, दबाना। इसके बाद कुछ और मूवमेंट्स भी है दोस्तों जो एग्जाम्स में कभी नहीं आई है, पर नेट के एग्जाम में मैंने पहले ही बताया कि जितना पढ़ो उतना कम है।
तो फिर भी जितनी भी मूवमेंट्स है मैंने सारी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन क्या होता है दोस्तों? किसी भी बॉडी पार्ट को ऊपर की ओर उठाना। जैसे एलिवेटर्स होती है ना, लिफ्ट जो होती है, तो क्या करती है, हमें ऊपर लेके जाती है, तो वहीं से ये शब्द अराइज हुआ है। एलिवेशन क्या होती है? किसी भी बॉडी पार्ट को ऊपर की ओर उठाना। और डिप्रेशन क्या होता है? किसी भी बॉडी पार्ट को नीचे की ओर करना। जैसे फिगर में भी देख सकते हो आप, एलिवेशन स्कैपुला जो है ऊपर की ओर उठा रहे हैं और डिप्रेशन में नीचे की ओर ले जा रहे हैं। फिर अगली मूवमेंट्स आती है रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन और ओपोजिशन। रेडियल डेविएशन कौन सी है दोस्तों? रिस्ट को ना रेडियस बोन की तरफ घुमाना या लेटरल साइड बाहर की तरफ ले जाना। और अल्नर अल्नर डेविएशन क्या है? रिस्ट को अंदर की ओर घुमाना या अल्ना हड्डी की तरफ घुमाना। ओपोजिट ओपोजिशन होती है दोस्तों मूवमेंट ऑफ द थंब अक्रॉस द पाल्म ऑफ द हैंड। ये सारी मूवमेंट भी हम देख सकते हैं। ऊपर रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन दिखाई गई है और नीचे ओपोजिशन दिखाई गई है। इसके बाद और कौन सी मूवमेंट्स हो सकती है? लेटरल फ्लेक्शन हो सकती है। लेटरल फ्लेक्शन होती है दोस्तों बेंड करना किसी चीज को साइड में, जैसे नेक को बेंड करना या टोर्सो को बेंड करना। नीचे फर्स्ट वाली इमेजेस देखिए, नेक है, स्टेशनरी है, उसके बाद ये लेफ्ट में कर रहा है, ये राइट में कर रहा है, ये हमारी लेटरल फ्लेक्शन है। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन क्या है? मूविंग अ बोन फॉरवर्ड विदाउट चेंजिंग द एंगल। और रिट्रैक्शन क्या है? मूविंग अ बोन बैकवर्ड विदाउट चेंजिंग द एंगल। इसको भी देख सकते हैं, नीचे सेकंड वाली इमेज है जो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। उसके बाद नीचे है दोस्तों, मैंने बताया था रोटेशन दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल रोटेशन होती है, एक एक्सटर्नल रोटेशन होती है। एक मतलब मीडियल रोटेशन या लेटरल रोटेशन जो होती है। मीडियल मतलब रोटेशन हो रही है अंदर की तरफ, और लेटरल जो है बाहर की तरफ। नीचे दो जीआईएफ दी गई है, उसमें दिखाया गया है। मूवमेंट्स मेरे ख्याल से सारी होगी है दोस्तों। हाँ, चार मूवमेंट और है, जैसे ट्रांसवर्स फ्लेक्शन है, ट्रांसवर्स एक्सटेंशन है, ट्रांसवर्स एबडक्शन है, ट्रांसवर्स एडक्शन है। ट्रांसवर्स वाली जितनी भी मूवमेंट्स है वो सारी हमारी दोस्तों ट्रांसवर्स प्लेन जब हम पढ़ेंगे प्लेन्स और एक्सिस में, उस समय मैं बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये तो बस एक शुरुआत है दोस्तों, आगे इतनी बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस आएंगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी मेहनत कर रखी है, इतने अच्छे से चीजों को समझाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरी कॉन्टेक्ट इन्फो दी गई है, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरा कोर्स कराया जाएगा यदि आप चाहते हैं तो, बिल्कुल नॉमिनल उसके चार्जेस हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पहली बार हम वीडियो बना रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।